खान ने कहा है कि हर MPA 5,000 हर MLA 10,000 लेके अपना अलग-अलग काफिला निकलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने उसको ज्वाइन किया और कोई ये भी नहीं कहेगा कि मैं गिरफ्तार हो गया, क्योंकि सबको पता है कि गिरफ्तारी का काम अब इन्होंने शुरू कर देना है। इसलिए अपने पहले से सारा गिरफ्तारी का लाइन तैयार रखें कि आपने अपने आप को गिरफ्तारी से कैसे बचाना है। दूसरा खान ने ये कहा था कि ये बात किसी की नहीं सुनी जाएगी कि मैं गिरफ्तार हो गया इसलिए मेरे लोग उस जगह पे नहीं पहुंच सके। खान ने कहा आप हर बंदा अपनी 3 ऑप्शंस देगा जिसपे वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, उसका दोस्त या उसका फैमिली मेंबर, ताकि जब काफिला निकलेगा आपकी जगह को खाली नहीं छोड़ा जाएगा और बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि आप गिरफ्तार हो गए, शेयरिंग हो गई, ये हो गया, इसलिए आप लोगों को वहां से जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपने वर्कर्स को नहीं लेना, आपने अवाम को भी अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से। इन दोनों के हवाले से ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इनके खिलाफ रेफरेंस तैयार हो चुका और इस बार हुकूमत ने जिस तरह पहले फैसला किया था कि सदर की तरफ से रेफरेंस दायर किया जाएगा, लेकिन अब ये रेफरेंस किसकी तरफ से दायर किया जाएगा और कब तक आ सकता है, और मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को कब तक इनसे सुप्रीम कोर्ट को पाक किया जा सकता है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और फिर ये बात कहना कि 9 मई के अहम मुल्ज़मान को 24 नवंबर के एहतजाज में तलाश किया जाएगा और अगर वो लोग मिल जाते हैं तो इमरान खान और जनरल फैज हमीद को अल्लाह ही बचा सकते हैं। तो ये मामला क्या है, इस पर भी आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। और फिर क्या PTI और हुकूमत के दरमियान मुफाहमत या फिर मुज़ाकरात के मामला शुरू हो चुके हैं, क्या दोनों मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं? अगर मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं तो क्या आने वाले 2 दिनों में मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे? और आज की सेंट्रल एपेक्स कमेटी से जहां इस चीज का तयन किया जाएगा कि आया PTI से मुज़ाकरात करने के बाद या कौन सी शराइत माने जाने के हवाले से चीजें क्लियर होंगी, तो वहां यह भी तय होगा कि PTI के साथ या जो 24 नवंबर का जो डू और डाई है उससे किस तरह निपटना है। फिर हम बात करेंगे कि PTI ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और बहुत मानाखेज दावा है, और उस दावे को हम लिंक करेंगे बुशरा बीबी की उस खिताब से जो उन्होंने KPK CM हाउस KPK में पेशावर में किया था। और फिर बुशरा बीबी की वो ऑडियो भी हम आपको जरूर सुनाएंगे, एक पीस सुनाएंगे, उसकी तफसीली ऑडियो इसके नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें मुकम्मल बुशरा बीबी की ऑडियो होगी, वो आप सुन सकते हैं। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि हुकूमत ने 24 नवंबर के हवाले से इस वक्त तक किस तरह के इकदाम किए हैं और क्या हुकूमत इन इकदाम के जरिए PTI को रोकने में कामयाब हो सकती है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि PTI क्या चाहती है, क्या मौजूदा हालात में PTI ने जो डू और डाई का नारा लगाकर 24 नवंबर को निकलने का फैसला किया है वो PTI को खुद को कितना महंगा पड़ सकता है। इमरान खान की इस कॉल पर कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, और PTI की क़यादत में से रहनुमाओं में से बुशरा बीबी की क़यादत को कौन कबूल करेगा कौन नहीं करेगा, ये तमाम मौज़ूआत आज के व्लॉग में शामिल होंगे। आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। इसलिए कि आज मौज़ूआत बहुत ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा मुख्तसरन और थोड़ा सा जल्दी इनको लपेटने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जजेस के इशू पर, या मेरे ख्याल में जजेस के इशू पर हम आखिर में बात करते हैं, नहीं हम पहले बात कर लेते हैं। तो ये है कि पहले हुकूमत ने यह तय किया था कि वजारत कानून की तरफ से वजीर आजम को एक समरी भेजी जाएगी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ कि किस तरह उन्होंने रूल्स को वायलेट किया, किस तरह उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की और उनके मिसकंडक्ट पर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। फिर ऊपर से 31 अक्टूबर को इन दोनों साहिबान ने अपने तौर पर जो है वो अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से जजेस कमेटी का खुद साख्ता इजलास किया और उसके बाद फिर 4 नवंबर को जो 26वें आईनी तरमीम के मामले के हवाले से
फुल कोर्ट का इजलास तलब करने की बात की और फिर इस हवाले से चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा। उससे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा पूरी चार्जशीट जारी कर चुके थे, जो लेटर उन्होंने मंसूर अली शाह को लिखा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिससे दोनों जजेस साहिबान का जो कंडक्ट है वो खुलकर सामने आ रहा था और मुतवातिर हुकूमत को टफ टाइम दे रहे थे और मुतवातिर आइन के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, मुतवातिर आइन को सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, मुतवातिर आइन की कुछ शिकों को दबाने की कोशिश की जा रही थी, उनको रीराइट करने की कोशिश की जा रही थी, उनको अबेंस में डालने की कोशिश की जा रही थी। तो अब हुकूमत ने कि अगर हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई रेफरेंस आता तो यकीनन हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ता। एक तो जुडिशल कमीशन के जरिए इंतजामिया की मुदाखलत यानी मुकन्नना की अदलिया के मामूर में मुदाखलत इस हद तक बढ़ गई है कि जजेस की तैनाती भी अब हुकूमत करेगी, तो और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी हुकूमत तश्कील देगी। अब किसको सुप्रीम कोर्ट में रहना है, किसको नहीं रहना, इसका तयन भी हुकूमत करेगी। तो इसलिए उन्होंने एक निजी फर्म की खिदमत हासिल की और ये सईद चौधरी साहब का दावा है और सईद चौधरी साहब ने इस हवाले से अपने विलाग में अहम तरीन तफसीलात भी दी हैं कि उस प्राइवेट फर्म से वजारत कानून एक रेफरेंस तैयार करवा रही है जो अनकरीब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दिया जाएगा। ये इसी तरह का ये जिस तरह जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस दाखिल हुआ था, उस प्राइवेट फर्म को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के से मुतालिक जो रिकॉर्ड मतलूब था वो भी दे दिया गया है। तो बहरहाल इसको काउंटर करने की भी कोशिश की जा रही है कि किसी एक जज की, फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज की डिग्री तलाश की जा रही है। अब जहां तक मैं समझता हूं कि उस जज का ताल्लुक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि गुज़िश्ता शब जियो के एक प्रोग्राम में फैसल वावडा और लतीफ खोसा साहब प्रोग्राम में शामिल थे। हामिद मीर साहब का प्रोग्राम था और उसमें फैसल वावडा ने इंकशाफ किया कि 9 मई के अहम मुल्ज़मान 24 नवंबर के एहतजाज में आएंगे। ये उनका दावा था और ये उनका जो है वो उसने ये भी कहा कि 9 मई के खतरनाक तरीन मुल्ज़मान इसमें आएंगे और हुकूमत इस एहतजाज के जरिए उनको डिटेक्ट करेगी, उनको ढूंढेगी, फिर उनको गिरफ्तार करेगी, वो चाहे इस्लामाबाद में हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अफराद गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर इमरान खान को और जनरल फैज हमीद को अल्लाह ही बचा सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये पीटीआई की लास्ट कॉल नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट इसको जो है वो एक यूं समझ लें कि एक तमाशा समझ रही है कि पीटीआई की ये काल तमाशा है और पीटीआई और भी कालें देगी और देती रहेगी और ये सिलसिला इनका चल रहा है। जबकि लतीफ खोसा ने फिर एक और दावा किया। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जी नवंबर इमरान खान की रिहाई का महीना है और नवंबर में ही इमरान खान 100% मैं आपको श्योर करता हूं कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे। ये लतीफ खोसा साहब का बहुत बड़ा दावा कि इस वक्त जब हवाओं के रुख बदल चुके हैं और मिलिट्री ट्रायल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जीएचक्यू हमला केस एक मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगा है, तो ऐसी सूरत हाल में जब इस्टेब्लिशमेंट दो टोक अल्फाज में कह चुकी कि इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ऐसी सूरत हाल में लतीफ खोसा कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो 100% रिहा हो जाएंगे और जो है वो 24 से पहले ही इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा। उस वक्त जब बाकी चंद दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, तब कह रहे हैं कि इस सारे जो फिल्म चल रही है इसका ड्रॉप सीन 24 नवंबर से पहले हो जाएगा। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आ चुकी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत अहम जो है वो एक ब्रेक थ्रू है और ये ब्रेक थ्रू जो है वो आया है अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी जो द न्यूज़ में शाया हुई है और जंग में भी शाया हुई और उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ता हो चुका है और उन्होंने मतलब ये है कि दावा करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अगर कामयाब हुए तो 24 नवंबर की काल या तो मुलतवी हो सकती है या मौखर हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि जिन फरीकैन के दरमियान या जो लोग अपना मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं उनके वो नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नाम डिस्क्लोज हुए तो फिर मुज़ाकरात सबोताज हो जाएंगे। तो इसलिए
انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ یہ ابتدائی جو رابطوں کو انہوں نے بہت مثبت پیش رفت قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک اس حوالے سے مقتدر حلقوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. کسی بڑے بریک تھرو کی صورت میں نہ صرف انہیں اعتماد میں لیا جائے گا بلکہ ان سے منظوری بھی لی جائے گی. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات پھر بھی مقتدرہ نہیں کرے گی بلکہ حکومت ہی کرے گی، اور عمران خان کے کچھ مطالبات مانے جائیں گے لیکن وہ فوری طور پر نہیں ہوگا. یہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس میں ان کے مطالبات آ جائیں گے. اور پھر یہ کہ آج کی جو اپیکس کمیٹی ہے اس سے جو اس اجلاس جو ہے وہ اس چیز کا تعین کرے گا کہ مذاکرات کے عمل کو بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے. آج کی سینٹرل اپیکس کمیٹی میں جہاں اس چیز کا تعین ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوسیشنز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، وہاں اس چیز کا بھی تعین ہوگا کہ 24 نومبر کے پریشر کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے. پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، پی ٹی آئی کے مسائل کو، پی ٹی آئی کے مطالبات کو کس طرح دیکھنا ہے اور کس سنجیدگی کے ساتھ ان کا جائزہ لینا ہے اور پھر ان کو حل کرنا ہے. اگر حل کرنے جیسے نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں. اب ہم آتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے. پی ٹی آئی کا یہ جو دعویٰ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اس وقت تک لگ بھگ 10,000 جو کارکنان ہیں وہ اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح پہنچ چکے ہیں، اور باقی لوگوں کے پہنچنے کا بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور وہ بھی پہنچ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں حکومتی انتظامات کی، کہ حکومت کے وزارت داخلہ نے اس حوالے سے متعدد اجلاس کیے ہیں، متعدد حکمت عملیوں پر غور کیا گیا ہے. کتنی فورس چاہیے ہوگی اور پاک فوج کی خدمات کس دن لی جائیں گی، کس دن پاک فوج ٹیک اوور کرے گی اسلام آباد کو، اس حوالے سے تمام امور طے پائے جا چکے ہیں. 23 نومبر کو فوجی دستے اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے، داخلی اور خارجی راستے ڈی چوک کا انتظام سنبھال لیں گے، اور اس حوالے سے اہم اجلاس ایک اور فائنل اجلاس ہونا ہے، اور وہ اجلاس سینٹرل اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہوگا، کیونکہ سینٹرل اپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں یہ تمام اقدامات کیے جائیں گے. اگر تو بات مذاکرات کی طرف جاتی ہے تو پھر ان انتظامات کو ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر لیا جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی یہ فطرت رہی ہے کہ وہ انگیج کرتے ہیں دشمن کو یا مخالف کو اور پھر اس کے پیچھے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. بالکل اس طرح جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کے حوالے سے انہوں نے ایک طرف تو حکومت کو انگیج کیا، مذاکرات کیے، مولانا فضل الرحمان کو انگیج کیا، لیکن آخر میں وہی انہوں نے کیا جو ان کو کرنا تھا. اور انصار عباسی صاحب کی اس بات کو میں یوں سیکنڈ کروں گا یا اسے اس طرح میں اختلاف رکھوں گا کہ پی ٹی آئی مذاکرات تو کرے گی، وہ جو پی ٹی آئی کی اہم شخصیت، حکومت کی ایک اہم شخصیت سے مذاکرات کر رہی ہے، لیکن یہاں دونوں کے پاس مینڈیٹ کا ہے، دونوں کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. وہ اس پیش رفت کے بعد مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گا، ان سے منظوری لے گا اور اس کے بعد مذاکرات کو آگے بڑھائے گا اور ان کے مطالبات وہاں پیش کرے گا. اگر منظور ہوتے ہیں تو بات آگے بڑھے گی. اور اس طرف عمران خان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر کسی کو مذاکرات کرنے ہیں تو صرف مجھ سے ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے ایک خفیہ سیاسی کمیٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے. اب وہ خفیہ کمیٹی کیا ہے، کون ہے، اس میں کس سے بات کرے گی، یہ ابھی تک ایک معمہ ہے. تو بہرحال 24 نومبر کے حوالے سے اب ہم آتے ہیں کہ دیکھیں 28 سال سے پی ٹی آئی انتشاری سیاست کو بڑھاوا دیتے ہوئے سڑکوں پر ہے. پچھلے 28 سال سے سوائے میثاق جمہوریت کے پی ٹی آئی کبھی کسی بڑے سیاسی عمل کا حصہ نہیں رہی. سیاسی قوت کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام کو سمجھتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی جرنلز اور ججز کو طاقت اور قوت کا سرچشمہ گردانتے ہیں. موجودہ حالات میں جب پی ٹی آئی نے 24 نومبر کی کرو یا مرو، ڈو اور ڈائی کی جب کال دی ہے تو ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کے لیے کئی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں. صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں، صرف پی ٹی آئی کے لیڈرشپ یا قیادت کے لیے نہیں، بلکہ کارکنوں کے لیے بھی. اس وقت پی ٹی آئی کی اندرونی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ڈو اور ڈائی کا جو محاورہ ہے وہ اس وقت خود پی ٹی آئی کی ذات کے لیے فٹ آ رہا ہے.
बुशरा बीबी की क्यादत को पख्तून रहनुमा पख्तून क्यादत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई का जो ये मामला है कि किस तरह जाहिर है कि जो पख्तून रहनुमा है वो किसी भी औरत के पीछे नहीं चलेंगे। इसका अमली मुजाहरा आपने उस वक्त देखा जब अपना चीफ मिनिस्टर्स हाउस पेशावर में जो इजलास हुआ, बुशरा बीबी ने इजलास किया, उसमें बैरिस्टर गौहर नहीं थे, असद के सर नहीं थे, और इसके अलावा मुत्तअद्दिद जो केपीके से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट हैं वो मौजूद भी नहीं थे। तो मसला ये है कि जब ये बात साबित हो चुकी कि डू और डाई इमरान को मिलिट्री ट्रायल और बड़ी सजाओं से बचाने के लिए है, तो वोटर सपोर्टर क्यों निकले? पीटीआई का नजरियाती कारकुन तो निकल सकता है, काफी हद तक निकल सकता है, लेकिन वोटर सपोर्टर क्यों निकले? वो तो घर पे बैठेगा, टीवी देखेगा, टीवी को एंजॉय करेगा। चाहे इमरान खान ये कहते रहे कि ताहिर लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, या नवाज शरीफ अक्सर ये शेर पढ़ते हैं। शुक्र है कि इमरान खान ने भी उसको अपना लिया। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो जो पीटीआई की अंदरूनी कैफियत है इस वक्त, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इस 24 नवंबर को डिफ्यूज करने के लिए फौरी तौर पर रेंजर्स के 5000 जवान और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 4000 जवान तलब किए गए हैं, क्योंकि हुकूमत ने जो असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की है उसमें यह चीज सामने आई है कि पीटीआई बहुत बड़ा खून खराबा चाहती है। पीटीआई टीटीपी की सपोर्ट से बहुत कुछ करने जा रही, यानी इस तरह के मसाइल पैदा करेगी कि जिससे लाशें गिरें। तो फिर इस हवाले से जो एक पीएमएलएन के सेनेटर भी हैं और सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपने कॉलम में एक शेर पढ़ा है और शेर लिखा है, बड़ा कमाल का शेर है। कोई आग लगे कोई शहर जले कोई बात बने, कोई आग लगे कोई शहर जले कोई बात बने, कोई लाश गिरे कोई खून बहे कोई बात बने। तो इस वक्त मामला जो है वो आग लगने का है, शहर जलने का है, लाश गिरने का है, खून बहने का है। मैं पहले वाले व्लॉग में आपको क्लियर कट कह चुका हूं कि बच्चों और खवातीन को फ्रंट पर रखेंगे ताकि सिंपैथीज गेन की जाए, ताकि पीटीआई की तरफ से जो शेलिंग, टीयर गैसिंग, लाठी चार्ज और गोली चलती है, और अगर थोड़ा सा खून बहता है, अगर औरतों की तजलील होती है, अगर बच्चों को तकलीफ पहुंचती है, तो मीडिया फौरन फोकस उस तरफ करेगा और फिर ये फुटेजेस एक आलमी एक इशू बन जाएंगे, और फिर ट्रंप वहां पे तड़प उठेगा और ट्रंप वहीं से एयरफोर्स 1 में बैठेगा, फिर वो जहाज परवाज करेगा और फिर वो इस्लामाबाद की फिजाई हदूद में आएगा, और फिर वो जहाज इस्लामाबाद की हदूद में नहीं सीधा अडयाला जेल के अंदर उतरेगा, और फिर इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप नहलाएगा, अच्छे कपड़े पहनाएगा और फिर उसको अपने जहाज में बिठाएगा, और इमरान खान एयरफोर्स 1 की खिड़की से टांगें लटका के बैठे हुए कौम को टाटा बाय बाय करते और फिर वाशिंगटन चले जाएंगे। ये ट्रंप का किरदार है। अजराए मजाक में नहीं बात कही है, इसको दिल पे मत लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।